हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं कुछ एसेंशियल पॉइंट्स के बारे में बात कर लूँ, जैसे कि डेट एंड चैप्टर सेक्शंस, इन सब के बारे में बात कर लूँ, फिर एसेंशियल फीचर पे आते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक है इनैक्टमेंट डेट, एक है इन्फोर्समेंट डेट। तो कोई भी एक्ट होता है तो उस एक्ट के दो डेट होते हैं, एक होता है इनैक्टमेंट डेट, एक होता है इन्फोर्समेंट डेट। तो इनैक्टमेंट डेट वो डेट होता है जिस डेट को किसी एक्ट को प्रॉपर तरीके से कोडिफाई कर लिया जाता है। वो तो हो गया इनैक्टमेंट डेट, मतलब जिस दिन किसी एक्ट को प्रॉपर तरीके से लिख पढ़ के कोडिफाई कर लिया जाता है, तो वो तो इनैक्टमेंट डेट हो गया। और इन्फोर्समेंट डेट वो डेट होता है जिस दिन उस कोडिफाई हुए एक्ट, कोडिफाई किए गए एक्ट को लागू किया जाता है। तो लागू करने वाले डेट को इन्फोर्समेंट डेट बोलते हैं एंड कोडिफाई किए वाले डेट को इनैक्टमेंट डेट बोलते हैं। तो इनैक्टमेंट डेट इसका है 25 अप्रैल 1872 एंड इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जिस दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इन्फोर्स किया गया, सेम उसी दिन इंडियन एविडेंस एक्ट को भी इन्फोर्स किया गया था। मतलब फर्स्ट सितंबर 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों का डेट है। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टोटल 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है एंड इसका जो 11 नंबर वाला चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो इस टाइम प्रेजेंट में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, क्योंकि 11 वाला रिपील हो चुका है। एंड इसमें टोटल सेक्शन है 238। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थर्ड लॉ कमीशन के थ्रू एक तरीके से ड्राफ्ट किया गया एंड थर्ड लॉ कमीशन इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड का ये था, इंग्लैंड के थर्ड लॉ कमीशन के थ्रू ड्राफ्ट किया गया था। और थर्ड लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे रोमिली। इन्हें आप ध्यान में रखोगे, तो एक तरीके से इनको आप फादर नहीं बोलोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बट थर्ड लॉ कमीशन के चेयरमैन रोमिली थे। जैसे कि मैकाले को आईपीसी का फादर बोल दिया जाता है, स्टीफन को इंडियन एविडेंस एक्ट का फादर बोल दिया जाता है, बट रोमिली को आप फादर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं बोल सकते, बट थर्ड लॉ कमीशन के चेयरमैन रोमिली थे। एंड अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं लॉ के किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहले साइलेंट फीचर पे आते हैं। तो पहला साइलेंट फीचर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टू पार्टीज। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एटलीस्ट टू पार्टी होनी ही चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, और वही प्रपोजल एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद वही चीज़ क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो एक आदमी प्रपोज करेगा, एक आदमी एक्सेप्ट करेगा, तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के लिए दो लोग तो होने ही चाहिए। वैसे भी आप सब जानते हो प्रपोजल का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया। जब भी आप किसी को कोई भी प्रपोजल देते हो, प्रपोज करते हो, तो उसके लिए एक प्रपोज करने वाला, एक एक्सेप्ट करने वाला, दोनों हो तो कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि अकेले तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे टू पार्टीज होनी चाहिए। तो जो प्रपोजल देता है उसको हम लोग प्रॉमिसर बोलते हैं, जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग प्रॉमिसी बोलते हैं। तो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी दोनों चीजों को बताया गया टू के क्लॉज सी में, और सेम वही चीज बताया गया जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को अच्छे समझना, तो पहले तो ये आप समझ लो कि ऑफर को बताया गया है 2A में एंड एक्सेप्टेंस को बताया गया है 2B में। तो ऑफर तो हो गया, जैसे कि मैंने आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग ऑफर किया, कार, बाइक, कुछ भी, मतलब मैंने आपसे पूछा क्या आप मेरे को ये सेल करोगे, क्या मैंने आपसे बोला कि आप मेरी कार को परचेस करोगे इतने पैसे में, दिस इज ऑफर, ठीक है। तो ये तो ऑफर हो गया, और दूसरे आदमी के पास दो ऑप्शन होते हैं ऑफर जाने के बाद, या तो उसे एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। तो अगर एक्सेप्टेंस हो जाता तो मैटर आगे बढ़ता है, प्रॉमिसी में कन्वर्ट हो जाता है, कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें होते हैं। बट अगर रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म वहीं से। तो ऑफर ऑफ मतलब प्रॉमिसर करता है, प्रॉमिसी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो 2A एंड 2B में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के डेफिनेशंस को बताया गया है। और एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने जितने भी एसेंशियल एलिमेंट मेंशन किए गए हैं, इन सभी एसेंशियल एलिमेंट पे एक एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यहाँ पे डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफर पे, एक्सेप्टेंस पे, या जितने भी मैंने एसेंशियल एलिमेंट मेंशन किए हैं सब पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर दोनों डिफरेंट है। इनविटेशन एक तरीके से क्या हो गया, मैं शॉर्टकट में आप सबको बता देता हूँ
कि आप किसी शॉप पे गए तो शॉप पे कुरकुरे के पैकेट, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन बहुत सारी चीज़ें रहती है, ऐसे टंगी रहती है। तो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए शॉपकीपर से आप बोलते हो कि आई वॉन्ट टू परचेस दिस थिंग, मतलब कि मैं बिस्किट परचेस करना चाहता हूँ। तो आपने उसको ऑफ़र दिया और जो उसने टांग के रखा था वो इनवाइट कर रहा था, मतलब कि अपने शॉप को खोल करके और जो टेबल होता है उस पर रख रहे हैं आप, पैकेट्स को टांग के रखना, इट इज़ इन्विटेशन कि पब्लिक हमारे पास आए, हमसे बोले कि मैं आपके बिस्कुट को या कुरकुरे को परचेस करना चाह रहा हूँ। तो दुकान वाले ने इनविटेशन दिया, आप उसको ऑफ़र दिए, जब वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो आप उसे पैसे देते हो, तो पैसे के बदले जब आपको सामान दे देता है तो ये एक तरीके से फाइनली एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुकान वाले ने जो चीज़ टांग के रखा वो इनविटेशन है, ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र आप उसे देते हो जब भी आप परचेस करते हो, और जो भी आप परचेस करना चाहते हो उस चीज़ को अगर वो आपको दे देता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये हो गया। बाकी मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा तो बहुत डिटेल में समझा दूंगा, शॉर्टकट में वैसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में। तो ये हो गया ऑफर, एक्सेप्टेंस। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऑफर जो होता है वो इनविटेशन टू ऑफर हो ही गया, और भी जैसे कि जनरल ऑफर हो सकता है, स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है। तो स्पेसिफिक ऑफर जैसे कि मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया और उसी पर्टिकुलर पर्सन को राइट है सिर्फ एक्सेप्ट करने का, ये तो स्पेसिफिक ऑफर हो गया। लेकिन जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जैसे कि मैंने ऑफर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किया, मतलब उसे एड, मतलब पब्लिक एट लार्ज में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि इस पर एक लीडिंग केस है, कार्लिन वर्सेज कार्बोनिक स्मॉल बॉल कंपनी। तो अभी फिलहाल आप नॉर्मल एसेंशियल फीचर पे ध्यान दो, बाकी मैं एक और और भी मैं वीडियो बना दूंगा सभी टॉपिक पे, तो बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, इसका दूसरा एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के पीछे रीज़न ये होना चाहिए कि आप लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट ना करके सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो तो सोशल ऑब्लिगेशन लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो मैं आप सबको बता देता हूँ व्हाट इज सोशल ऑब्लिगेशन एंड व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन। तो लीगल ऑब्लिगेशन तो वो हो गया जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दूंगा, अब मैं मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ तो मेरे पेरेंट जज के पास जाएंगे, मतलब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जज डिसीजन देगा कि नहीं आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है, ये मेरा विधिक उत्तरदायित्व है कि हम अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे। या आपने मेरे को कार दे दिया था, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो आप कोर्ट में जा करके मेरे से पैसे ले सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, विधिक उत्तरदायित्व हो गया। विधिक उत्तरदायित्व लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए हम बाउंड हमेशा रहते हैं। इसके बाद एक होता है सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन हो गया जैसे कि मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया और जब आप मेरे घर आए तो मैं आपसे बोल दिया नहीं मैं आपको खाना वाना नहीं खिलाऊंगा, तो आप फाइनली अपने घर चले गए और जाके केस फाइल कर दिए तो कि इन्होंने मेरे को बुलाया खाना नहीं खिलाया, जिस हिसाब से आपने बोला कि इनसे कहिए मेरे को खाना खिलाएं, तो ये सोशल ऑब्लिगेशन होता है। जज साहब मेरे को बिल्कुल भी बाउंड नहीं कर सकते कि यू आर बाउंड, इनको मतलब आप खाना खिलाने के लिए इनको बाउंड है, ऐसा जज साहब नहीं कह सकते। कि इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि सोशल ऑब्लिगेशन इन्फोर्सेबल नहीं होता है। इस पर एक बड़ा अच्छा केस है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन पे, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इस केस को आप सब जरूर पढ़ना। इसके बाद है लीगल कंसिडरेशन। तो लीगल कंसिडरेशन को 10, 23 एंड 24 सेक्शंस में बताया गया है। तो पहले हम आपको ये बता दें कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन तो सेक्शन 2 की क्लॉज डी में बताया गया है, बट लीगल कंसिडरेशन क्या क्या होता है इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 में बताया गया है कि वॉट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में मतलब किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमेशा लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर लीगल कंसिडरेशन नहीं है तो किसी भी एग्रीमेंट में अगर लीगल कंसिडरेशन नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एंड 23 कहता है कि किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अगर किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एंड 24 कहता है कि अगर एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन अगर किसी एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पार्ट में भी अनलॉफुल है
तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। तो आप मतलब सेक्शन 23 में कह रहा है कि सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अदरवाइज एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट है, एक पार्ट में लॉफुल कंसिडरेशन किया, दूसरे में अनलॉफुल कंसिडरेशन दिया गया, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर पार्ट में भी अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल हो रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड, तो भी एग्रीमेंट ऐसा वाइड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर वीडियो में कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप सब कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज़ को क्लियर कर दूं। इसके अलावा अगर ऐसा कोई टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एक्ट में है जो आपको क्लियरली ना समझ में आता हो, तो आप सब कमेंट के थ्रू बताइएगा उस टॉपिक का नाम, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। तो एक होता है कंसेंट, एक होता है फ्री कंसेंट। तो कंसेंट को बताया गया है सेक्शन 13 में और फ्री कंसेंट को बताया गया सेक्शन 40 में। तो कंसेंट का मतलब होता है सेम सिंस सेम थिंग, मतलब सेम सिंस सेम थिंग। जब दो पार्टी एक विचार में एक सब्जेक्ट में, मतलब कि एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सेम विचार रखते हैं, तो एक तरीके से हो गया कि कंसेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं कि जो मैं आपको सेल करना चाह रहा हूं और आप उस चीज़ को जान रहे हो, समझ रहे हो, उसके बदले जो भी आप मेरे को पैसा दे रहे हो या देना चाहते हो, तो उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर हूँ। मतलब मैं भी उस चीज़ को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मतलब जो मैंने आपसे कहा वही आपने समझा और आपने मेरे से जो कहा मैंने वही समझा। तो यही हो गया सेम सेंस सेम थिंग, मतलब सेम एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दोनों लोगों का सेम विचार है। ये एक तरीके से क्या हो गया आपका कंसेंट। तो कंसेंट के बाद आता है फ्री कंसेंट। हमेशा कंसेंट जो होता है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कोई भी चीज़ लॉफुल हो ही नहीं सकती। अगर वो चीज़ लॉफुल नहीं है तो वो चीज़ क्या बन जाती है, वाइड बन जाती है। तो फ्री कंसेंट हम कब मानते हैं कि, मतलब कब हम मानते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट दिया गया वो फ्री कंसेंट है, जब ऐसे कंसेंट में 5 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो उसी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट मान लेते हैं। जैसे कि किसी भी कंसेंट में अगर कोerशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अंडू इन्फ्लुएंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड मिस्टेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम मानते हैं कि ऐसा कंसेंट फ्री कंसेंट होता है। मतलब कि अब यहाँ पे मैंने CUFMM 5 ये वर्ड बताए, इनके अलग अलग सेक्शन भी हैं। एंड मिस्टेक को 2 टाइप्स में जनरली डिवाइड किया गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ लॉ को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ। तो इन सब चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी इन सब चीज़ों को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इतना समझना कि किसी भी कंसेंट को फ्री कंसेंट होने के लिए उसमें 5 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट या 5 चीज़ों का सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मतलब कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोerशन नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंसेंट में ये 5 चीज़ें सम्मिलित नहीं है तो ऐसे कंसेंट को हम फ्री कंसेंट मानेंगे। इसके बाद आता है इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 2H में बताया गया है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। तो किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए इन सभी एलिमेंट्स को फुलफिल करना मैंडेटरी है। तो अगर कोई एलिमेंट इन सब चीज़ों को मतलब अगर कोई एग्रीमेंट इन सब चीज़ों को फुलफिल कर रहा है तो ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। क्योंकि अगर कोई मान लेते हैं एग्रीमेंट है, अब वो इन्फोर्सिबल ही नहीं है, तो अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं है तो वो वाइड हो जाता है। नेक्स्ट आता है, अच्छा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 2H में बताया गया, इन सब चीज़ों को आप सब पढ़ लेना। इसके बाद है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो भी आप एग्रीमेंट किए वो एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं कि अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट न करके अगर आपने एग्रीमेंट किया तो सेक्शन 29 हमारा बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि ऐसे सभी एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है वो वाइड होते हैं। जैसे कि मैं आपके पास आया और आपकी जनरल स्टोर, मतलब आपकी एक शॉप है, मैंने आपसे बोला कि मेरे को 100 kg ऑयल चाहिए।
मतलब मेरे को 100 kg तेल चाहिए, तो कौन सा ऑयल था ये मैंने नहीं बताया, मतलब मैंने ये नहीं बताया कोकोनट ऑयल चाहिए कि आलमंड ऑयल चाहिए कि मस्टर्ड ऑयल चाहिए, मैंने आपको मतलब नहीं बताया। तो यहाँ पे अनसर्टेन है, तो ऐसा जो हमारे और आपके बीच एग्रीमेंट हुआ तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा। इसके बाद पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, तो मतलब कि जो भी आप एग्रीमेंट करते हो वो एग्रीमेंट मतलब एक तरीके से उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करना पॉसिबल हो, अगर उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो भी वो चीज़ वाइड हो जाएगी। तो सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी प्रिंसिपल को बताता है, मतलब इम्पॉसिबल होने की चीज़ें, इम्पॉसिबल होने की वजह से एग्रीमेंट वाइड हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया बाद में अगर इम्पॉसिबल हो गया तो भी वाइड हो जाता है। एंड 36 भी यही बताता है कि इम्पॉसिबल चीज़ों को करने के संबंध में अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट हमारा वाइड होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको मतलब शॉर्ट टाइम में काफ़ी चीज़ों को बता दिया है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ना। और यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी एसेंशियल फीचर हैं सब पे एक मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे मैं एक अलग अलग मतलब इन सारे टॉपिक्स में अलग अलग वीडियो बना दूंगा, इससे कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप सबको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू बताना, जिससे कि मैं उस पर आप सबको मतलब समझा सकूं, बता सकूं। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ कोई भी मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी टॉपिक वगैरह आपको कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा तो आप कमेंट के थ्रू उस टॉपिक को बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगर आप सबको चैनल अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी पढ़ पाए। थैंक यू सो मच।